चलो देखो यहाँ पर पावर इन एसी सर्किट विद एलसीआर थोड़ा रिपीट हो जाएगा। एलसीआर सीरीज सर्किट में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को लिखा ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट को आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं। फाइव फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट है। तो हम लोग यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करते हैं। पहले पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज, और पोटेंशियल को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में ई लिखा और चार्ज को हमने आई डी टी लिखा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का वैल्यू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। अब इसके बाद हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ई नॉट आई नॉट को कोफिशिएंट के टर्म में लिखा। ये साइन ओमेगा टी है और ये एक्सपैंड कर दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू डी टी। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी दे दिया। ये इससे मल्टीप्लाई होके साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और दोनों में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी 2 के फॉर्म में आ गया और साइन 2 ओमेगा टी के फॉर्म में आ गया। यहां से कॉस 5 बाहर रखा। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोगों ने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख दिया। साइन 2 ओमेगा टी ऐसे ही रखा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी टी हो गया। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। साइन 5 इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। फिर इस टी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया 2 ओमेगा, और यहां पर भी साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस साइन 0 माइनस साइन 5 बाई 2 ओमेगा, और ये कॉस 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0। अब ये पूरा टर्म टी और टी कट गया तो साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, और यहां पर कॉस 4 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1। ये पूरा टर्म हमारा 0 आ गया। अब फाइनली हम लोगों को इतना ही टर्म मिला, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5 इंटू टी। अब इससे हम पावर निकालेंगे तो पावर हो गया अमाउंट ऑफ वर्क बाई टाइम पीरियड। तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई आई नॉट, ई नॉट आई नॉट बाई 2, जिसको ई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट बाई रूट 2, इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इसको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कॉस 5 लिख दिया। कॉस 5 को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, जो आर बाई जेड होगा। इसका मतलब ये एंगल हमारा फाई, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और ये ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। अब यहां पर हम लोग सारे सर्किट के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, तो पहला मान लो प्योरली रेसिस्टिव है, प्योरली रेसिस्टिव, सिर्फ रेजिस्टेंस है आर ओनली, इसको हम लोग सिंपल आर ओनली कह दें। तो रेजिस्टेंस जब होता है तो कॉस 5 का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस 5 का वैल्यू 1 का मतलब 50 डिग्री बनता है, तो 50 डिग्री। और हमने पावर का जो फॉर्मूला फाइंड कर रखा है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5, इसलिए इस कंडीशन में P आ जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सेकेंड, ओनली इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसको हम लोग एल ओनली कहेंगे। इसमें cos 5 का वैल्यू क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री।
फेज डिफरेंस 90 डिग्री, तो कॉस फाई का वैल्यू 0, तो पावर 0। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट एवरेज पावर फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0। तो ये प्रूफ कर देंगे। थर्ड, इसी तरह से प्योरली कैपेसिटिव, ओनली सी के लिए भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, मतलब कॉस फाई 0, फाई 90 डिग्री, तो ये भी पावर 0 दे देगा। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एलआर सर्किट हो जाए, इंडक्टर और रेजिस्टेंस हो जाए, तो क्या आएगा? थर्ड कंडीशन हो चुका, फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ कंडीशन में एलआर सर्किट, एलआर के लिए कॉस फाई, आपके पास इंपेडेंस ट्रायंगल है, कॉस फाई का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? आर बाई जेड। ठीक, तो इंपेडेंस कितना बनेगा एलआर के लिए? जल्दी से बता दो, इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो एल आर के लिए अंडर रूट क्या बन गया? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, देन पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से सी आर का भी निकाल लेंगे, इसी तरह से एल सी आर भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा पावर का पूरा डेरिवेशन हो गया। ये देखो इसी फॉर्म में पावर निकाला था, अमाउंट ऑफ वर्क बाई टाइम पीरियड 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। ठीक, और पावर का फॉर्मूला ये डेराइव कर दिया, पावर फैक्टर भी लिख दिया। प्योरली रेसिस्टिव होगा तो फाई का वैल्यू 0 डिग्री, इंडक्टिव होगा तो कॉस फाई 0 मतलब फाई 90 डिग्री, और कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी पावर 0। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वॉटलेस करंट और आइडियल करंट। आइडियल करंट का मतलब ये सिंपल है कि वैसा करंट जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता पावर में। तो हम लोग जैसे सिंपल एक इंस्टेंटेनियस या ईआरएमएस को ड्रॉ करते हैं। ईआरएमएस और आईआरएमएस के बीच का एंगल फाई है। तो आईआरएमएस के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ईआरएमएस के लॉन्ग और एक कंपोनेंट ईआरएमएस पर परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट बन गया आईआरएमएस कॉस फाई, या वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू। हमने पहले ही कह रखा आरएमएस वर्चुअल इफेक्टिव तीनों एक ही वर्ड है, मतलब वर्ड अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। तो यहां पर आई वर्चुअल का कॉस फाई फैक्टर इधर आ गया, किधर? इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, मतलब आरएमएस के अलोंग। दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पर आई वी साइन फाई। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। यदि हम P का वैल्यू लिखेंगे तो ई वी आई वी कॉस फाई इंटू आई वी, मतलब इस फॉर्म में यदि लिखते हैं तो ई वी आई वी साइन फाई कॉस 90 डिग्री, तो पावर 0 आता है। इसका मतलब है कि कंपोनेंट आई वी कॉस फाई ही कंट्रीब्यूट करता पावर के लिए, साइन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए component IRMS sin phi does not contribute to power along ERMS, hence power generated is 0. This component of current is called wattless or idle current. Wattless मतलब there is no power. तो IV sin के कंपोनेंट लेंगे, साइन फाई लेंगे, तो पावर हमारा 0 आएगा, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आ जाए एलसी ऑसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सीआर कॉम्बिनेशन पढ़ा, एलआर कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब नेक्स्ट है एलसी कॉम्बिनेशन। अब एलसी में क्या होता है? अब यहां पर एलसी में कहता है कि जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के एक साथ कनेक्ट करोगे
तो कैपेसिटर से चार्ज का फ्लो होगा और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होने से क्या होगा, ये डिस्चार्ज होने लगेगा और इसके अंदर फील्ड लाइंस लिंक्ड हो जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके मैग्नेटिक एनर्जी में। तो यहां पर एक बार इलेक्ट्रिकल एक बार मैग्नेटिक शेयरिंग करेगा और फिर इलेक्ट्रिकल जीरो हो जाकर के टोटल मैग्नेटिक हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता हार्मोनिकली, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलसी ऑसिलेशन। अब यहां पर यदि हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये आता है, इसी से पता चलता है कि ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक, अब यहां पर ऑसिलेटरी, तो इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली। तो हम लोग दो तरह का इक्वेशन पढ़ते थे, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के लिए हमारा एक्सप्रेशन आता था, लीनियर के लिए हम लोग लिखते थे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और ओमेगा से हम लोग उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालते थे। अब यहां पर इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट इज एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर के क्रॉस जो ईएमएफ है वो क्यू बाई सी है। जब दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर is equal to induced EMF across an inductor। अब इसको राइट साइड ले जाए तो एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। करंट को हम लोग डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में लिखते हैं। जरा ध्यान दो, वो मोबाइल और ये सब यूज मत करो। तो यहां पर डी क्यू बाई डी आई बाई डी टी है, आई को हम लोग पहले पुट कर दे डी क्यू बाई डी टी, और इधर एल है, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ये टर्म देखो क्या बन रहा है, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म बनना डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से। इसका मतलब ये इक्वेशन ये बता रहा है कि क्यू ऑसिलेट कर रहा है हार्मोनिकली, और कंपेयर करने पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 1 बाई एल सी, then omega is equal to 1 by root LC। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 by root LC। इसलिए हम लोग इसमें इंपेडेंस और ये सारी वैल्यू एलसी कॉम्बिनेशन के लिए नहीं निकालते, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। और हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि क्या एनर्जी का शेयरिंग हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एलसी ऑसिलेशन में है कि नहीं। अब जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हार्मोनिकली, उसका वैल्यू क्या आता, तो एनर्जी कंजर्वेशन में ही हम लोग ये पहले देखेंगे कि जब एट एनी इंस्टेंट, एक और ट्रीटमेंट कर लेते एनर्जी कंजर्वेशन से पहले, कि जब चार्ज पार्टिकल, एक मिनट देख लेते वो स्लाइड है कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन से पहले चार्ज पार्टिकल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा, तो चार्ज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, क्या वो Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी होगा या कॉस होगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो हम लोग लेके क्या चले थे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चले थे, करंट का वैल्यू लेकर के चले थे। क्या चार्ज का भी वैल्यू वही आता है, इसका मैथमेटिकल लॉजिक देखते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने प्रूफ किया
डी स्क्वायर क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओमेगा स्क्वायर क्यू। इसका एक सॉल्यूशन होता है, ये क्यों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका क्यू का कुछ वैल्यू होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स रख दे, y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स रखे और डेरिवेटिव निकाल करके पुट कर देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यहां पर q का कुछ ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे सेकेंड डेरिवेटिव निकाले और उसमें पुट करके देखे 0 आना चाहिए। टाइम कितना है? 5 मिनट। ठीक, अब देखिए हम लोग एट एनी स्टैंड q को मान लेते हैं a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा नॉट t। एट एनी स्टैंड a b सारे हम साइन कॉस दोनों लेके चल रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तो एट t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस पे चार्ज मैक्सिमम है। ये वैल्यू 1 में डाल दो, Q की जगह पर Q नॉट आ गया। A cos ओमेगा t 0 डाला, cos ओमेगा इंटू 0, cos 0 का वैल्यू 1, साइन ओमेगा नॉट इंटू 0, साइन 0 0, क्या आ गया? A का वैल्यू Q नॉट। क्लियर? अब यहां पर सेकेंड कंडीशन, अब इसके बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो कितना करंट सप्लाई दिया इसने? तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, A कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन इंटू ओमेगा नॉट हो गया, प्लस B साइन का कॉस ओमेगा नॉट इंटू टी इंटू ओमेगा नॉट। करंट मिल गया। इनिशियली जब टाइम पीरियड 0 था तो चार्ज मैक्सिमम था, तो करंट कितना था? उस समय सप्लाई नहीं हुआ करंट, उस समय करंट का वैल्यू क्या था? 0 था, क्योंकि चार्ज मैक्सिमम था। अब I का वैल्यू 0 पुट करो, माइनस ए ओमेगा नॉट साइन 0, ध्यान दो, प्लस B ओमेगा नॉट कॉस 0। क्या आ गया? ये B का वैल्यू क्या बन गया? ये 0 B ओमेगा नॉट 1, तो B क्या बन गया? 0 बन गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या आ गया इक्वेशन 1? Q इज इक्वल टू A का वैल्यू मिल चुका है, कहां A का वैल्यू? चेक करो, Q नॉट, तो Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, और ये 0, इसका मतलब क्या आ गया? हार्मोनिक फंक्शन आ गए। इसलिए जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली तो हम लोग Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी लिखेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर इससे ये कैसे आ गया? अंडरस्टूड है? तो ये देखिए कैसे आ रहा है, चेक कर लेते इसको। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, ये आपके बुक में नहीं है, अभी रैंडमली मेरे दिमाग में आके ऐसा हो सकता है आ जाए। अब यहां पर वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएट करो इसको, डी क्यू बाई डी टी निकालो, डी क्यू बाई डी टी निकालो, क्या आ जाएगा? Q नॉट माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा नॉट। मिल गया। सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, टी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस Q नॉट ओमेगा नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू ओमेगा नॉट, टी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया कॉस ओमेगा नॉट टी। ये पूरा क्या देगा? क्यू के इक्वल है। तो ये क्या बन गया? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। आ गया? आगे बात समझ में? अब इसके बाद कल के क्लास में जो हम पढ़ाने जाएंगे वो एक ऐसा पार्ट है 2021 से लेके अभी तक हर मेंस एग्जाम में पूछा गया और वो एनसीईआरटी का सवाल है। एक ही सवाल में इतने पार्ट हैं और वो एक पूरा क्लास लगेगा आपको, पूरा एसी का निचोड़ है वो, इसलिए कल की क्लास मिस नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए।